तो ये सारे के सारे जो भूतपूर्व मंत्री थे हमें देख के मुस्कुराते थे, चिढ़ाते थे, अपमानित करने की कोशिश करते थे। हमने बहुत अपमान झेला है, हमने बहुत अपमान झेला है, तब आपको मेरे बारे में पता चला है। हमारी यात्रा ऐसे नहीं रही। हमने घर परिवार छोड़ा है। 2024 में केवल 2 रविवार अपने घर में था, एक में भैया दूज थी, एक में कोई और त्योहार था। 2023 में 2 ही रविवार अपने घर में था, एक में दिवाली थी, एक में कोई और त्योहार था। तो बहुत अपमान झेला। सांसदों के यहां अगर पहुंचना शुरू हो जाए, बोलना, और सारे सांसद गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारे सांसद से हमारी चर्चा होती है, उनको इन विषयों का ज्ञान भी नहीं है। बहुत सारे तो अनजाने में ही। अच्छा, ज्ञान क्यों नहीं है? वो सुबह से लेकर शाम तक बूथ की चर्चा होती रहती है, किस बूथ पे कितना, किस बूथ पे कितना, किस बूथ पे कितना, कितना वोट आया, कितना नोट आया, कितना वोट आया, कितना नोट आया। तो उस वोट नोट के बाद थोड़ा इन विषयों को आपको ही बताना पड़ेगा। यहां सब लोग आप जैसे पढ़े लिखे। अच्छा, एक चीज बताओ, इन विषयों पे अगर आप लोग चर्चा नहीं करोगे, वो बेचारे हमारे ट्राइबल भाई आगे चर्चा करेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर एफटीएस चर्चा नहीं करेगी तो टीएस चर्चा करेगी क्या? अगर फ्रेंड ऑफ ट्राइबल सोसाइटी नहीं चर्चा करेगी तो ट्राइबल सोसाइटी आगे चर्चा करेगी? ये काम आपको ही करना पड़ेगा, हमें आपको करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को करना पड़ेगा, सक्षम लोगों को करना पड़ेगा। तो दूसरा कानून वक्फ एक्ट बन गया, और तीसरा उन्होंने ऐसा कानून बनाया, एक फॉरेस्ट एक्ट। ऐसा फॉरेस्ट एक्ट बनाया कि जंगलों पे कब्जा होता गया, जंगलों पे कब्जा होता गया। आपके यहां जंगलों पे कब्जा हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हाँ, चीन के जंगलों पे कब्जा करता है क्या कोई? सिंगापुर में जंगल पे कब्जा क्यों नहीं होता? हमारे जंगल पे कब्जा क्यों होता है? क्योंकि कानून, दवाई घटिया है। दवाई बदलना पड़ेगा, दवाई बदलेगी संसद से, तो इसलिए सांसदों को जगाना पड़ेगा। तीसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो आप लोगों से जुड़ा भी है। भारत में इस समय बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स जिहाद चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। और इस ड्रग्स जिहाद में भी सबसे मेन टारगेट पे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, इस ड्रग्स जिहाद में मेन टारगेट पे अग्रवाल समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज, व्यापारी समाज। क्यों? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक ही बेटा है, अगर उसको नशेड़ी बना लिया तो सारा लिखवा लेंगे, क्या दिक्कत क्या है? आसान है कि नहीं? पंजाब में जो धर्मांतरण हो रहा है, वो धर्मांतरण नशे के दम पे हो रहा है। पहले उन्होंने पंजाब में नशा बांटा, नशेड़ी बनाया, और जब कोई परिवार नशेड़ी हो गया, उसके लिए हिंदू बनना या क्रिश्चियन बनना फर्क क्या पड़ता है? वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ड्रग्स जिहाद का एक सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम देखने को आ रहा है, लड़कों में नपुंसकता और लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है, और ये बड़े प्लान वे में किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जब भी कोई रेव पार्टी में छापा पड़ता है, रेव पार्टी में लोग पकड़े जाते हैं, तो मैं वहां के रिस्पेक्टिव डीसीपी से बात करके पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए। वो पता चला जी 90 बच्चे थे, 70 थे, 80 थे। मैं पूछता हूं इसमें से कौन कितने थे? 100% हिंदू बच्चे, 100%। जितनी रेव पार्टियां हो रही हैं, जितनी ड्रग पार्टियां हो रही हैं, जितनी इस टाइप की चीजें चल रही हैं, 100% आपका धन भी जा रहा है और आपका धर्म भी जा रहा है, आपकी पीढ़ी भी जा रही है, आपकी जनरेशन भी जा रही है। ये बड़े प्लान वे में हो रहा है। सिंगापुर में पहले नियम क्या था, करीब 30 साल पहले, कि जैसे आप सिंगापुर पहुंचोगे, जैसे इमिग्रेशन करवाओगे, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना इमिग्रेशन, उसके पीछे एक रेड कलर की स्टैंप लगाई जाती थी, और उस पर लिखा रहता था कि नशा मिलने पे देखते गोली मार दी जाएगी। मुझे नहीं पता, अगर कोई 2000 के पहले गया होगा सिंगापुर तो उसको ध्यान होगा। अभी भी है। अब थोड़ा चेंज हो गया, अब ये कह दिया कि ड्रग मिली तो फांसी दे देंगे। अब ये है, अब आप माता जी, बहन जी ठीक कह रही हैं, अभी भी वही है। लेकिन उसमें बवाल हुआ, कैसे कैसे देखते, कैसे गोली मार दोगे बिना कोई ट्रायल किए, बिना किसी मुकदमे किए। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, वो जो आप इमिग्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसके पीछे लिखा रहता है ड्रग स्मगलिंग इज द मोस्ट सीरियस ऑफेंस, और अगर आपके पास ड्रग मिला तो आपको फांसी होगी। इसलिए सिंगापुर में ड्रग नहीं बिकती। सिंगापुर की सरकार, सिंगापुर के शासन का मानना है कि अगर सिंगापुर को बचाना है तो हमें अपने बच्चों को ड्रग से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग का बहुत मल्टीपल इफेक्ट है। जब कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट होता है तो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, और जब पॉर्न एडिक्ट हो जाता है तो और ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो ड्रग पॉर्न उसमें डूब के खत्म हो जाता है। क्या हम सिंगापुर वाला कानून नहीं बना सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। सिंगापुर वाले कानून को भारत में लागू करने में कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए। नहीं आएगी।
आपके सांसद ने यह मुद्दा कभी संसद में उठाया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये ड्रग स्मगलर सारी पार्टियों को फंडिंग करते हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर सारे सांसदों को फंडिंग करते हैं? अरे कुछ तो सांसद ऐसे होंगे जो ड्रग स्मगलर से पैसा नहीं लेते होंगे। तो या तो जो नहीं लेते उनको पता ही नहीं ड्रग का इफेक्ट, उनको पता नहीं कि ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, उनको पता नहीं हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। एक नया सिस्टम आया है, आप सुनते होंगे, जो हाई प्रोफाइल बच्चे हो जाते हैं वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा बहुत चल रहा है आजकल। जानते हैं क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि नपुंसक हो चुके हैं। यह कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। ये जो नया सिस्टम आया ना, बेटी कर रही है मैं शादी नहीं करूंगी, बेटा करा मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि बेटी को पता चल चुका है वो उसके अंदर बाजपन आ चुका है, वो बाज हो चुकी है, आगे उसकी जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी, और लड़के को भी पता है वो नपुंसक हो चुका है। ये कड़वी सच्चाई है। दुर्भाग्यवश इतनी कड़वी सच्चाई लोग बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। अपने तक लोग रखे हुए, डॉक्टरों को पता है, पुलिस अधिकारियों को पता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और ड्रग स्मगलिंग का जो सबसे मूल कारण है वह है घटिया कानून एनडीपीएस एक्ट। और इस ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से लव जिहाद की फंडिंग हो रही है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है उससे लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है। जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आ रहा है उससे घुसपैठियों के पक्ष में बड़े बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं। अदरवाइज रोहिंग्या बांग्लादेशी कितनी हिम्मत है कि भूतपूर्व कानून मंत्री को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर ले। मेरी घुसपैठियों को निकालने वाली पीआईएल पे बड़े बड़े मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व ऐसे ऐसे मंत्री खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो एक बार में 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी दे पाएंगे क्या? कहां से आ रहा पैसा? ये ड्रग स्मगलिंग का पैसा है। तो इस ड्रग के कारण हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारी जनरेशन भी जा रही है, और हम खत्म होते चले जा रहे हैं। ये रुक नहीं सकता है क्या? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी। एक भारत का ही व्यक्ति था, एक कॉलेज के पास गया, जब पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास मात्र 900 ग्राम गांजा, 900 मतलब जेब में रख सकते हैं इतना सा, 900 इतना ही होता, इससे ज्यादा नहीं होता। सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, कोई गवाही नहीं, कोई तारीख पे तारीख नहीं, कोई पूछताछ नहीं, ड्रग मिला, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, उठा के फांसी। फिर कोई जाएगा सिंगापुर में ड्रग बेचने का? जोर से बोलिए जरा। जान सबको प्यारी होती है, फिर से बोलिए, जान सबको प्यारी होती है। चाहे वो ड्रग स्मगलर हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो घूसखोर हो, चाहे वो कमीशन खोर हो, कोई भी हो, जान सबको प्यारी होती है। दुनिया के कितने देशों ने करके दिखाया हुआ है। एक तो भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो लव जिहाद रोकना पड़ेगा, लैंड जिहाद रोकना पड़ेगा, ड्रग जिहाद रोकना पड़ेगा, पॉर्न जिहाद रोकना पड़ेगा। ये जो ओटीटी के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारी यंग जनरेशन को पॉर्न में डुबोया जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। पांचवा, घुसपैठ रोकना पड़ेगा। सवाल यह है कि घुसपैठ रोके कैसे? 6 करोड़ इस समय रह रहे हैं। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था जब घुसपैठ के खिलाफ, तो मैंने आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ आ चुके हैं। अब उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, और हमारे देश में घुसपैठिए कितने रहते हैं? जोर से बोलिए जरा, पीछे वाले बताइए। यानी 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। इनको कितना आप चुनोगे? चुन चुन के निकालोगे क्या? एनआरसी करके निकाल सकते हैं क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग एनआरसी की मांग करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी पहले एक्टिविस्ट थे, पीआईएल फाइल किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि साहब असम में बहुत घुसपैठी आ गए, इनकी रजिस्टर बनवाओ, जांच करवाओ। गगोई साहब के सामने मैटर लगता था। गगोई साहब ने असम में एनआरसी करने का ऑर्डर दे दिया। लकीली जब तक ऑर्डर आया तब तक सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हो गए वहां के। मतलब जिसकी पीआईएल पे ऑर्डर आया था वो क्या बन गया? मुख्यमंत्री। तो सोनोवाल जी ने कोई कोर कसर छोड़ी होगी क्या एनआरसी करने में? नहीं। लेकिन जानते हैं एनआरसी फेल हो गई। असम की एनआरसी फेल हो गई। कैसे? जब तक वो 3-4 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला तब तक घुसपैठियों ने सारे कागज बनवा लिए। 2000 में आधार, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 में राशन कार्ड, 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब लगभग 12 से 15 हजार रुपए खर्च कर करके उन्होंने सारे कागज बनवा लिए। और जब एनआरसी कैसे होती है? घर घर जाते हैं ये लेखपाल, पटवारी, वही तो उनकी खाने की आदत तो पहले पड़ी होती है, वही जाते हैं एनआरसी करने। वो रजिस्टर लेके जाते हैं और पन्ने के ऊपर परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, सबकी संख्या लिखेंगे। वहां भी खेल हो गया। उन्होंने क्या किया? जितने घुसपैठिए थे पर हेड 2000 रुपए लिया। मतलब 10, अगर परिवार में 10 घुसपैठिए थे तो कितना ले लिया? 20,000। और घुसपैठियों का नाम जोड़ दिया रजिस्टर में। लेकिन चालाक, घूसखोर बड़े चालाक होते,
बाद में जो असम के मूल निवासी थे उनका नाम रजिस्टर में जोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि अगर घुसपैठियों का भी नाम जोड़ देते और असम के लोगों का नाम कंटिन्यू रखते तो असम की जनसंख्या बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? तो उन्होंने बड़े चालाकी से दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। तो जब एनआरसी कंप्लीट हुई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी, गगोई साहब बैठ के सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटर कर रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं वहां पे। और जब कंप्लीट हुई एनआरसी तो फिर हंगामा शुरू। क्यों? क्योंकि घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारतीय क्या बन गए? यह है इफेक्ट ऑफ करप्शन। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है यह करप्शन। इसलिए दुनिया के कई देशों में, सिंगापुर में, जापान में भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया गया। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया गया। हमारी आधी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। मेरा कार्यक्रम था जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, वहां गया मैं बॉर्डर देखने। 2000 रुपए खुला रेट है और वहां ड्यूटी के लिए लोग मंत्रियों की सिफारिश लेते हैं। अगर 2-3 साल ड्यूटी मिल जाती है, माला माल। अभी एक बीएसएफ के कमांडेंट क्या 22 करोड़ रुपए मिला। अब आप सोचिए, वहां का रेट है 2000 रुपए और बीएसएफ कमांडेंट के यहां मिला 22 करोड़ रुपए। कैलकुलेट करके सीए कहां है? आप बताइए भाई, उसने कितने घुसपैठियों को अंदर कराया? जोर से बोलिए जरा। भाई नहीं, ये कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, सीए तो मैंने थोड़ा आपको लाइट करने के लिए बोल दिया। इसका मतलब उस बीएसएफ कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कराया। अगर एवरेज 2000 रुपए का रेट चल रहा है तो देशद्रोह किया कि नहीं किया? फांसी होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, जोर से बोलिए। ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे लोगों को आजीवन, ऐसे लोगों की जो है 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आज तक हुई क्या? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को कुछ हुआ? 1,76,000 करोड़ का कोयला 2G घोटाला, किसी को कुछ हुआ? 1,86,000 का कोयला घोटाला, किसी को कुछ हुआ? अरे जब उनको नहीं हुआ तो 22 करोड़ वाले कैसे हो जाएंगे? देश को सुरक्षित बनाना है तो ये घुसपैठ रोकना पड़ेगा। और घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। तो इसलिए घुसपैठ रोकना है तो घूसखोरी रोकना पड़ेगा। और ये हम आप नहीं रोक सकते। हम आप सुबह शाम अपना काम धाम छोड़ के डंडा लेके वहां बॉर्डर पे नहीं खड़े हो सकते। हम आप सुबह दिन भर आरटी ऑफिस के सामने खड़े होकर नहीं देख सकते कोई घुसपैठिया तो नहीं आ रहा। ये कौन रोक सकता है? अगर सिंगापुर में कोई घुसपैठ नहीं करता, जापान में कोई घुसपैठ नहीं करता, चीन में कोई नहीं करता, भारत, दुबई में कोई नहीं करता। दुबई में कोई करता है? दुबई लोग बहुत सारे लोग गए होंगे क्योंकि 2-3 घंटे का रास्ता है यहां से। कोई करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करते? भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे, लोहा लोहे को काटता है। यही सिद्धांत है।